नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। लगातार अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से 7वें चरण में 9 बजे तक का मतदान हुआ है उसकी फीसद भी आपको बताते हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में 9 बजे तक 8.58% मतदान हुआ है। वहीं वाराणसी की बात करें तो 8.93% मतदान 9 बजे तक अब तक हुआ है। जौनपुर में 8.99%, गाजीपुर में 7.95%, वहीं चंदौली में 7.69%। वाराणसी की अगर बात की जाए तो 8.93% मतदान 9 बजे तक हुआ है। आजमगढ़ 8.08%, मऊ में 9.99%, जौनपुर में 8.99%, गाजीपुर में 7.95%, चंदौली में 7.69% और भदोही में 7.43%, मिर्जापुर में 8.84%, सोनभद्र में 8.35% मतदान। ये तमाम मतदान के आंकड़े 9 बजे तक के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं तो लग रहा है कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आंकड़े जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धीरे धीरे ये आंकड़े और बढ़ते चले जाएंगे। 9 बजे तक की अगर बात करें तो भदोही में 7.41% मतदान हुआ है। मिर्जापुर में 9.14% वोट पड़े हैं। वहीं सोनभद्र में 6.75% मतदान के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। 9 बजे तक किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है, किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें ये फीसद आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और जनता में वोट को लेकर काफी रुझान देखने को मिला है। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी की अलग अलग जगहों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है। 7वें फेज की अगर बात की जाए तो 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस बूथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो आदर्श मतदान केंद्र के रूप में जो है तैयार किया गया है। किस तरीके से खूबसूरती से इसको सजाया गया है वो भी आप देख सकते हैं। कैसे जनता को रुझाने की कोशिश विभाग की तरफ से की जा रही है, आयोग की तरफ से, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आपको दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से लोग, जो मलीझरी है जनपद, उसमें तस्वीरें स्कूल से सामने आ रही हैं। बूथ की तस्वीरें जहां पर बूथ को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है क्योंकि जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने की कोशिश की गई है। आदर्श महिला मतदाता केंद्र ये बनाया गया है, फूलों से सजाया गया है, बलून्स लगाए गए हैं, पूरे तरीके से दुल्हन की तरह से मतदान केंद्र को सजा दिया गया है ताकि इसको देखकर ही ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यहां पर पहुंचे। तस्वीरें अलग अलग जगह से, गाजीपुर की तस्वीरें। यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी और धर्मार्थ कार्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने वोट डाला है। सबसे चर्चित वाराणसी दक्षिणी सीट से प्रत्याशी हैं। क्या कुछ वोट डालने के बाद उन्होंने कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। शहर दक्षिणी से क्या उम्मीद करते हैं आप? शहर दक्षिणी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पिछली बार के तिगुनी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सुना और अब आपको 9 बजे तक के आंकड़े एक बार फिर से बता देते हैं। वाराणसी में 8.93% मतदान हुआ है 9 बजे तक। आजमगढ़ में 8.08% मतदान, जौनपुर में 8.99%, गाजीपुर में 7.95%, चंदौली में 6
7.69% मतदान। ये मतदान के आंकड़े 9 बजे तक के हैं। भदोही में 7.43%, मिर्जापुर में 8.84%, सोनभद्र में 8.35%। तो जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वाराणसी के बता दें 8.93%, मऊ में 9.99%, आजमगढ़ में 8.08%। तो अभी तक कहा जा सकता है इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए कि मऊ बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे हैं। मऊ की तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी हुई है। मऊ सदर सीट की अगर बात की जाए तो मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है और इसीलिए वहां पर एक करीबी लड़ाई देखने को मिल रही है। चुनावी लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। अगर यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की बात की जाए तो मतदान जारी है। मतदान के दौरान सियासी नेताओं ने जनता से मताधिकार के इस्तेमाल की बात भी कही है, अपील भी की है। सीएम योगी ने जहां ट्वीट कर लिखा, आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने लगातार ट्वीट कर सर्व समाज के लिए बीएसपी को वोट देने की अपील की है। तो वहीं एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा कि जितना ज्यादा वोटिंग होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी कहती नजर आई कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए मतदान जरूर करें। यह अपील उनकी तरफ से की गई है। आपको बता दें राज्य में आज अंतिम चरण का मतदान है। वहीं राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए मतदाताओं से मतदान की अपील की है। सीएम योगी ने लिखा, सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। आपको बता दें अखिलेश यादव ने क्या लिखा वो भी बता देते हैं। नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण में अपना वोट डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार के सदुपयोग के लिए प्रेरित करें। जितना अधिक मतदान होगा लोकतंत्र उतना ज्यादा बलवान होगा। यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के साथ बीएसपी चीफ मायावती ने भी एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और जनता से बीएसपी को वोट देने की अपील की। मायावती ने लिखा है कि यूपी में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण के मतदान में वोटर्स की भागीदारी जरूरी है ताकि आपके वोट की ताकत से छलावा और वादा खिलाफी से मुक्त जनहित और जन कल्याण को समर्पित आपकी आजमाई हुई बीएसपी सरकार यहां बन सके, जिससे कि सबका हित सुरक्षित हो। इसके साथ ही मायावती ने दूसरा ट्वीट भी किया और लिखा, साथ ही जातिवादी, सांप्रदायिक, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण और अहंकारी सोच से काम करने वाली सरकार से मुक्ति मिल सके, जिसकी चक्की में यूपी की जनता पिछले 10 सालों से पिस रही है और अच्छे दिन के इंतजार में कभी सपा तो कभी भाजपा पर बेवजह भरोसा करती है। केवल बीएसपी पर ही भरोसा उचित है। तो वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी जनता से वोट की अपील करती नजर आई। प्रियंका ने लिखा, यूपी में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अंतिम चरण का चुनाव है। अंतिम चरण के इस चुनाव में प्रदेश की ऐसी राजनीति को चुनिए जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की बात करे। ऐसी राजनीति चुनिए जो आपके जीवन को बेहतर बनाने का विकल्प आपके सामने रखे। सोच समझकर जिम्मेदारी से मतदान करें। और हम भी अपने दर्शकों से बार बार यही अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें और सोच समझकर एक ऐसी सरकार को चुनने का काम करें जो आपको लगता है विकास करेगी और उन तमाम मुद्दों का समाधान करेगी जो मुद्दे आपके आसपास हैं। तो बहुत सोच समझकर मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि ये आपके कर्तव्य का निर्वहन होना है और साथ ही अगर आपका अधिकार है तो बहुत जरूरी जिम्मेदारी है जिसको आप जिम्मेदारी के साथ ही निभाएं। अगर बात की जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 9 बजे तक 8.58% वोटिंग हुई है। मऊ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, करीब 10% मतदान वहां पर हुआ है। तो अगर बात करी जाए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस बीच में सपा की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई जगह से तस्वीरें ईवीएम के खराब होने की भी सामने आई हैं, जहां पर आरोप लगा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि वाराणसी जिले की रोहानिया विधानसभा 387 से बूथ संख्या 151 पर ईवीएम खराब।
कृपया संज्ञान ले चुनाव आयोग। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। लगातार समाजवादी पार्टी हर एक चरण में तमाम पूरे दिन जो है ट्विटर पर अपडेट करती रहती है, तब जैसे ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर ट्वीट करती रहती है और बार बार चुनाव आयोग से इन मुद्दों को सुलझाने की अपील भी करती रहती है। और आज की बात की जाए तो वाराणसी जिले की रोहानिया विधानसभा 387 के बूथ संख्या 151 पर ईवीएम खराब होने की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर लिखी गई और कहा गया कि चुनाव आयोग कृपया इस पर संज्ञान ले। अगर आज के इस मतदान की बात की जाए तो 7वें चरण में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर, निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी, शहरी नियोजन मंत्री गिरीश यादव, ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल, सहकारिता मंत्री संगीता बलवंत और राज्य मंत्री संजीव गौड़ भी शामिल हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी साख आज दांव पर है। इसी बीच में आपको सुनाते हैं कि आखिर नीलकंठ तिवारी ने वोट डालने के पश्चात क्या कुछ कहा है, वोट डालने के बाद क्या कहा है। और आपको बता दें संस्कृति मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, वोट डालने पहुंचे थे। मताधिकार के इस्तेमाल के बाद क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए जरा। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। सर दक्षिणी से क्या उम्मीद करते हैं आप? शहर दक्षिणी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पिछली बार के तिगुनी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है तो आपको बता दें कि लगातार चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लाइनों में मतदाता लगे हैं। 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर की साख भी दांव पर है। निबंधन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी चुनावी मैदान में हैं। संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी, जिनको आपने अभी सुना, वो भी अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे थे और वो भी चुनावी मैदान में हैं। शहरी नियोजन मंत्री गिरीश यादव भी चुनावी मैदान में है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत और राज्य मंत्री संजीव गौड़ ऐसे चेहरे हैं जिनकी जो है साख आज दांव पर है। अगर बात की जाए तमाम उन चेहरों की जो और भी चेहरे चुनावी मैदान में हैं, बड़े चेहरे दारा सिंह हो गए, मुख्तार जो अंसारी हैं उनके बेटे हो गए अब्बास अंसारी, ये ऐसे चेहरे हैं जिनके पर सबकी निगाहें आज तक की रहने वाली है। दिग्गजों का ये कह सकते हैं इस चुनावी मैदान में कड़ा मुकाबला हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि यूपी में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। तो आपको बता दें तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि मताधिकार के इस्तेमाल के लिए आप घरों से बाहर निकले और पहुंचे। अभी 10:30 बजे का वक्त होने वाला है और अभी जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं तो आपको घर से बाहर निकलने की, मताधिकार के इस्तेमाल की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर जाएं मतदान केंद्र पर, अपनी सरकार चुनने में भागीदारी ज़रूर तय करें। और इस चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर सबकी निगाहें हैं। सबकी निगाहें इसलिए भी वहां पर हैं क्योंकि तमाम पार्टियों ने वहां पर जिस तरीके से चुनाव में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी थी तो वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है महत्वपूर्ण बहुत है उस जगह पर चुनाव को लेकर। इसी बीच में तमाम अपडेट वाराणसी से जुड़ी हुई भी आप तक पहुंचाएंगे। राम सुंदर हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। राम, अगर तस्वीरों की बात करें तो मतदान केंद्रों से कैसी तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं, कैसा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में लोग आ रहे हैं और अभी तक लगभग 9% से ज्यादा मतदान हो चुका है जी। इससे ये पता चल रहा है
कि लोगों का बूथ भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चालू किया, जिसके तहत उन्होंने विकलांगों के लिए पूरा आरामदायक, उनके लिए व्हील चेयर और जो मॉडल बूथ है वहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं कोविड से बचने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है। पूरे मास्क दिए जा रहे हैं मतदाताओं को, उनको हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर है, ताकि जब मतदाता अपने बूथ पर पहुंचे तो कायदे से मतदान करे। जी, तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं वहां पर पूरी हैं। मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सीट कह सकते हैं कि विधानसभा की ये सीटें बहुत खास हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस 7वें चरण में सबसे ज्यादा इन्हीं सीटों पर रहने वाली हैं। प्रतीक्षा, वाराणसी में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 8 विधानसभा सीटें जीतकर पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था जी। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो 8 विधानसभा पर अपने कुछ सीटों पर लगातार संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को करते हुए दिख रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि 2017 के नतीजे दोहराने में इस बार बीजेपी को काफी परेशानी वहां पर आने वाली है। जी, एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। जी, तो मैं ये कह रही हूँ, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कुछ जो वहां पर दिक्कतों का सामना अब की बार बीजेपी को जरूर करना पड़ेगा। 2017 के जो नतीजे रहे थे, जब क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, उन नतीजों को पाने में काफी परेशानी जरूर होगी इस बार। बिल्कुल, विपक्ष के पास अगर वाराणसी की बात करें तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मुद्दे कौन कौन से हैं अगर राम वहां की बात करें तो? पार्टी ने जीती है तो उस सीट भी एक भी अगर विपक्ष पाता है तो उसके लिए कायदे की बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट बचाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसा आप देखे थे कि 4 तारीख को नरेंद्र मोदी को खुद शहर में उतर कर रोड शो करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों को लेकर जनता में और कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला है। जी, अगर बात की जाए राम, क्योंकि देखिए बहुत सारे मुद्दे रहते हैं चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तरफ से उठाए जाते हैं, लेकिन वाराणसी क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रहा है, एक अलग ही जनाधार यहाँ पर बीजेपी का रहा है। जिस तरीके से 2017 के नतीजे थे, क्या ऐसी वजह रही, कौन सी ऐसी परेशानियां रही जो मतदाताओं को यहाँ पर फेस करनी पड़ी और अब उसकी वजह से नुकसान बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे अगर बात करेंगे तो अभी इतना आसान कहना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन 8 सीटें बचाना बड़ी मुश्किल की बात होती है और वो 8 सीटें बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना एड़ी से चोटी का पूरी ताकत लगा दी है। और यही कारण है कि उनके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 2 दिन का प्रवास करना पड़ा और फिर वो जो है इन 8 सीटों को बचाने का प्रयास दिखता हुआ रह रहा है। नहीं तो अगर बात करें 4 तारीख के पहले से तो भारतीय जनता पार्टी 3-4 सीटों पर बुरी तरह पीछे दिख रही थी, जहाँ पर उनको काफी संघर्ष करते हुए दिख रहा था। जी राम, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिश में लगी है, सारी ताकत झोंक रही है, बाकी पार्टियां भी किसी तरीके से पीछे नहीं रही चुनाव में प्रचार प्रसार में, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, सब नेता वहां पर पहुंचे थे, अपनी अपनी तरफ से सभाएं वहां पर की गई। कोशिश हर पार्टी ने यहाँ पर इस जो चक्रव्यूह है वाराणसी का उसको भेदने की है। जी प्रतीक्षा, आपको बता दें कि वाराणसी के माध्यम से विपक्ष पूर्वांचल को घेरने की कोशिश कर रहा था ताकि इन पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सके, क्योंकि पूर्वांचल की 162 सीटों लगभग है, उन सीटों पर ज्यादातर सीटों पर 130 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, तो उन सीटों को बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। जी, तो वो चुनौती जरूर है बीजेपी के लिए, लेकिन अभी नतीजे जिस तरीके से आएंगे 10 मार्च को साफ होगा। अगर आज की बात करें राम, किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से वहां पर सुरक्षा को लेकर की गई हैं, कोविड-19 की गाइडलाइंस के पालन को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर है? सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, सभी बूथों पे विशेष कार्यबल लगाए गए और पूरा बूथ के अंदर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स और सैनिक बल चुनाव को संचालित करा रहे। बूथ के बाहर जिला प्रशासन की फोर्स लगी हुई है जो सुरक्षा, और कोई भी मतदाता बिना उसके नहीं जा रहा है।
जी, अगर वहां पर चेहरों की बात की जाए तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि 8 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया था, क्लीन स्वीप किया था। इस बार कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा उम्मीद टिकी होगी? लगता है किसी तरीके से तकनीकी खामी यहाँ पर आ गई है, लेकिन कोशिश करेंगे राम से दोबारा जुड़ने की और तमाम अपडेट लेने की कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से परेशानी जो है, किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जो था वो लगातार जारी था। 7वें चरण में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 6 चरण का चुनाव हो चुका है। 349 सीटों पर मतदान हो चुका है और आज पूर्वांचल को भेदने की कोशिश जब लगातार पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, उसका फैसला आज ईवीएम में मतदाता कैद करने वाले हैं। अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लगातार वोटिंग से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वाराणसी की सीट जिस तरीके से बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं तमाम पार्टियों के लिए भी है। पिछली बार के नतीजों की बात करें तो 2017 में वाराणसी की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार थोड़ा जोर जरूर लगाना पड़ रहा है बीजेपी को, क्योंकि कोई भी चुनाव हो, एक वहीं मतदान केंद्रों पर दिग्गज नेता मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंच रहे। इस बीच में राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। ना हम तो मंडी में आए, यहाँ सब्जी देखेंगे 2 दिन यहाँ क्या बिकेगी। हमने तो किसानों को कहा 2 दिन की छुट्टी लागी हो मंडी में, तो मुझे लगे बंद रहेगी। दिखे उस दिन ये किसान सब्जी कहाँ बेचेंगे और ये करेंगे रपड़ी भाई वोट आठ दे रखी, उसकी गिनती ठीक करवाइयो। देखने आए यहाँ पे, दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कोई गड़बड़ी हो? ये जौन सी यूनिवर्सिटी है ना इनकी, वे हारे हुए को जीत कर पास कर दे। वे अपनी को निगार आ गई हो भाई, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ सुना गया आपके? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने कराया सही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा चोरी कैसे करता है, वो उसी रास्ते से दोबारा आएगा। अपनी को निगार आ गई हो, ये गांव वालों ने बताया हमें भी। मगर भाई जाके देखेंगे, हम तो मंडी में जाएंगे। हम तो गणना स्थल पर तो हम जाए नहीं करते, लेकिन मंडी में जरूर जाएंगे। मंडी चल रही नहीं चल रही, 3 कानूनों के बाद में क्या हाल हुआ, तो मंडी की स्थिति ठीक नहीं है। कल 7 तारीख है और आपने कहा था कि 6 बजे एक बयान देना है मुझे, कुछ संकेत देंगे किस तरह का बयान देना है कल आपको? ना हमने तो दे तो रहे ना, यही अपना निगाह रखियो, अपना भाई आ जाइयो, यही अपना 2 दिन की छुट्टी करके और अपने की वोट जिसको दी भाई उसके घर लोग को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अपना शहर में ही आ जाएंगे लोग, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, अपना रोटी लेकर आइयो, शाम को सुहाड़ी और अगले दिन चूरमा, और अपने भाई ज्ञानदेही लेकर आइयो साथ में। ज्ञानदेही क्या है जी, इसे बता दो तो। अरे भाई अपना सिर पे 4 अंगड़ ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के आ गए, सर्दी लगे रात को। तो ऐसा कोई भी आपको बोल दो, कोई ज्ञानदेही नहीं ना, देखो ये है कि अपना निगाह रखियो, और तो ये है सब पुलिस फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपनी गिनती ठीक करवाइयो, बस ये गिनती में रोड़ा करेंगे और ये कह देंगे ना सर्टिफिकेट ले ये सुबह तो जीत गया, उसे भेज देंगे घर और देंगे किसी दूसरे को, बस इतनी निगाह रखनी। ट्रैक्टर को लेके बयान दिया था, ट्रैक्टर अच्छा कहीं मांगोगे भाई, ट्रैक्टर तो लेकर आने पड़े, कहीं मांगोगे बैठ के। यहाँ कोई रोडवेज की सरकारी बस तो चल ही रही के गम्मू में तो वो लेकर आओगी। राकेश भाई, आपने एक बयान दिया था पीछे कि 15,000 वोटों से गिनती शुरू होगी, भाजपा प्रत्याशी होगी। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी वोट अपने आप ही गिर ली इन्होंने, सरकार ने। अच्छा, हाँ, अपने आप ही मोहर मार लगा ली, किसी ने सक्रिय सा रहेगा दूसरे ने लगा ली, नहीं तो सरकार ही लगा ले मोहर, अपने आप ही कर ले काम इतना। क्या लग रहा है, कुछ सरकार में कुछ परिवर्तन आ रहा है या सरकार परिवर्तन का तो नहीं पता, इनसे जनता नाराज सी तो लग रही है कुछ।
ना हम तो तो राकेश टिकैत को आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए और ये कहा कि अपने ईवीएम का जरूर ध्यान रखें और मतदान केंद्रों पर पूरे ध्यान रखें। तो ये निशाना साधते नजर आए। इस बीच में लगातार हमारे संवाददाता राम हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। राम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है? जी राम, आपके पास लोग मौजूद नजर आ रहे हैं, मुझे जरा इनसे भी बात करें। अगर ये मतदाता हैं तो मताधिकार का इस्तेमाल करके आए होंगे, तो इनसे पूछे कि आखिर किस किन मुद्दों पर इन्होंने वोट किया है और कौन सी ऐसी खास वजह रही हैं मतदान को लेकर इनकी। अपना नाम बता दीजिए। आपने मतदान किया है? तो ठीक है, तो क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर मतदान करेंगे? बेरोजगारी का, मैं छात्र हूँ, मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। हाँ, मैं बेरोजगार देखिए, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, हमारे कॉलेज में कंपनियां तक नहीं, पता है ये बेरोजगारी है कि नहीं। और लोग कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब रहे हैं इस बार कि हम लोग में योग्यता नहीं है। बताइए, हम लोग योग्य हो गए, योग्य तभी ना 4 साल में सब फाइनल हुआ है। बिना योग्यता के हम लोग 4 साल फाइनल कैसे करते हैं? और कुछ कंपनियां नहीं आ रही है तो क्या मेरी गलती है? मैं एक युवा हूँ तो मेरी गलती है कि कंपनियां नहीं आ रही और कह रहे हैं कि आप लोग में योग्यता नहीं है। मैं बेरोजगारी के मुद्दे पे जाऊँ और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, जितने भी छात्र नौजवान है, 10 दिन पहले जो हुआ इनाम आदमी हुआ लाठियां चार्ज, उन लोगों को क्या करती थी कि रोजगार मांगना इस प्रदेश में पाप है, अपराध है। और जो पुलिस को दी गई थी, पूरी पिस्टल दी गई थी, वो छात्रों का छात्रावास तोड़ने के लिए दिया गया था और उसको कोई भी मतलब उसको सरकार कोई भी जवाबदेही नहीं दे रही है। उसमें कह रहे कि मेरा कोई ऐसा आदेश नहीं था। उनके ऊपर बर्बरता द्वारा लाठियां बरसाई गई हैं और छात्र जितने भी है नाराज है इस बार जो भी है। इसलिए देखिए, कल जो है छात्र नौजवान ट्रेनों में बसों में लग के आ रहे हैं। वो इतना जोश है मतदान के लिए कि ट्रेनों में लग के आ रहे हैं। जगह नहीं कर दो तो उसकी जगह अपने आप आ गए अपने मतदान केंद्र पे, सभी लोग तैयार है। ये प्रतीक्षा जी राम, आपके पास और भी लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करिए और साथ ही एक बार मतदान केंद्र की तस्वीरें जरूर दिखाइएगा कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं हैं। जी, मतदान केंद्र पे आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। देखिए, मतदान केंद्र है ये और यहाँ पर जो है ये वाराणसी का मॉडल बूथ है जी, जहाँ पर लोग अपना मतदान कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब तक वैसे मतदान का प्रतिशत 2 घंटे में 10% लगभग पहुंच चुका है। और जी, जो मतदान करने आ रहे लोग हैं, मतदाता है, वो काफी संख्या में युवा भी देखने को मिला, महिलाएं भी आई है। मुद्दे भी अपने अपने तरह से लोगों के हैं। जी प्रतीक्षा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करो तो किस तरीके से, कितनी लेयर की व्यवस्था वहां पर है और किस तरीके से व्यवस्था है? प्रतीक्षा, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा 3 लेयरों में बांटी गई है। सबसे पहले जो बूथ जहाँ मतदान हो रहा है, मतदान केंद्र के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स का है और वो जो भी अंदर जा रहा है सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्स है। उसके बाहर की सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधीन है। और तीसरे लेयर के जो अन्य स्वयंसेवक है उनके नागरिक सुरक्षा के लोग हैं, वो लोग तीसरे लेयर की सुरक्षा को देख रहे हैं ताकि जो भी मतदाता आ रहा है उनको बूथ तक लाना, उनको मतदान कराना, ये सारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। जी उमाकांत, जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए 9 बजे से अब तक के तस्वीरें, क्योंकि अब 10:30 का वक्त हो गया है, 1.5 घंटा उस फीसद के बाद से बीत चुका है जो 9 बजे तक का फीसद हमने बताया। अब कितना बदलाव दिख रहा है? क्या अब धीरे धीरे लोग और ज्यादा घरों से बाहर निकलने लगे हैं? हेलो जी राम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी हाँ, अब आवाज आई। इसके पहले आप थोड़ा सा जी राम, ये पूछ रही हूँ मैं कि जिस तरीके से 9 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए थे, अब 10:30 का वक्त हो चुका है, अब कितनी तस्वीर बदली है? क्या संख्या में इजाफा होता हुआ दिख रहा है मतदाताओं की? जरूर हुआ होगा क्योंकि 9 बजे का जो मतदान का प्रतिशत था वो लगभग 9% का मतदाता था, 8.93 था। तो अब वो समीकरण बढ़ गया होगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ गया होगा, लगभग 10% से ऊपर का मतदान वाराणसी में चल रहा है। जी, अभी वहां पर ज्यादा वोटर्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? युवा वोटर ज्यादा हैं, महिला मतदाता ज्यादा हैं, कौन ऐसा है जो ज्यादा संख्या में पहुंच रहा है? और अगर बुजुर्गों की बात करूं, एक सवाल ये भी है कि क्या बुजुर्ग मतदाताओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था वहां पर की गई है? जी बिल्कुल, वो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके लिए लाने के लिए उनको पूरा
व्हील चेयर दिया जा रहा है और वो मतदान केंद्र तक ले जाकर उनको मतदान कराने का काम किया जा रहा है। जी। दूसरी बात आपको बता दें, वाराणसी की जो 8 विधानसभा सीट है उस पर लगभग 30 लाख मतदाता है, जिसमें 16 लाख पुरुष और 14 लाख महिला मतदाता है जी। और थर्ड जेंडर के भी मतदाता है जो लगभग 1200 है और लगभग 1250 मतदान केंद्र है और प्रत्येक मतदान पर 4 सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए हैं जी। तो पूरी व्यवस्था है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान पर जो मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। अगर मैं बात करूं, कई जगहों से ईवीएम खराब होने की परेशानी भी सामने आई थी, क्या वाराणसी में कोई ऐसी परेशानी की बातें सामने आई हैं जहां पर? जी, वाराणसी में भी कुछ जगहों पर मतदान केंद्रों पर ईवीएम को लेकर समस्या आई थी, लेकिन उसको तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो भी कानूनी जिला प्रशासन है उसको दूर कर करके उसको सही कर बदल दिया गया है मतदान जी। तो कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बातें अभी वाराणसी से सामने नहीं आई है? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ है। कुछ बूटे में थोड़ी बहुत पुलिस एजेंटों के बीच में लोग जो की समस्या आई है, जहाँ पर चला जैसे डीएवी में कुछ था और कुछ जगहों पे था, दक्षिणी में थोड़ा सा नोकझोंक चल रहा है जी। ठीक है। राम, कुछ और लोग आपके आसपास मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं, अगर वो मतदाता हैं तो जरा एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, उनसे भी पूछिए कि इन मुद्दों पर मतदान करके आए हैं। आपने वोट डाला है? जी हाँ, मैंने वोट डाला है। इसका प्रमाण मेरे हाथ उंगली में लगे है। जी। क्या मुद्दे रहे हैं, क्या सोच के आपने मतदान? वोट डाला है, मेरा जो अपना विचार है, हमारे परम आदरणीय कर्मठ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उतने ही जागरूक और कर्मशील हमारे योगी जी। मेरा कहना है कि योगी जी तो योगी हैं, हमारे प्रधानमंत्री महायोगी हैं और इन लोगों ने जिस तरह से देश और प्रदेश की प्रगति में विकास के लिए प्रयास किया है, दिन रात कार्य करके जिस प्रकार से हिंदुस्तान, हमारे देश भारतवर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास पथ पे ले गए हैं, आज पूरे विश्व में भारत का नाम है, जिसका श्रेय हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था विकास जो कार्य जो चल रहा है, जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन हुआ, मैं स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करता हूँ, जिस प्रकार से 2 वर्ष से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने कोरोना जैसी विश्वव्यापक बीमारी के प्रबंधन में सक्रिय योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं। युद्ध स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम हुआ और हमारे डॉक्टर्स ने सेवा किया, मरीजों की, लोगों की जान बचाने में योगदान दिया। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, दिन रात प्रयास करके रिकॉर्ड टाइम में। स्वास्थ्य कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारी है? मैं सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में मैं स्वास्थ्य सेवाओं में काम करता हूँ। मैं एक अस्पताल का प्रबंधक हूँ, स्वास्थ्य इसका मेडिसिन डिपार्टमेंट का। और हम लोगों ने कोरोना में देखा है, कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारे प्रदेश ने और हमारे देश ने कोरोना के इतनी विश्वव्यापक बीमारी थी, उसमें भी जितने सक्रिय ढंग से हमारी दोनों सरकारों ने काम किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसके लिए हम सदा आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री और अपने मुख्यमंत्री के। जी प्रतीक्षा, हम बात करें तो लोगों के अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने विचार है और अपने अपने लक्ष्य को लेकर मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ एक युवा जहाँ रोजगार के लिए कर रहा है, वही जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो अन्य लोग हैं, जो आम आदमी है, उसके दिमाग में भी यह है कि किस प्रकार से कोरोना काल में सरकार ने प्रबंधन किया है। तो हम और लोगों से बात करते हैं। यह है हमारे साथ युवा। अपना आपका नाम? मेरा नाम सावंत सोनकर है। सावंत, क्या मतदान करेंगे आप? युवा भी है, क्या मुद्दे लेकर? हमारा मतदान हो गया है और मतदान मैंने इस मुद्दे पे किया है। मुद्दा ये है हमारा रोजगार, पहला मुद्दा। तो दूसरा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, तो ये सोच के पढ़ाते हैं हमारे बच्चे को, हमारी लड़की को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले और कोई भी नौकरी मिले। और हमारे घर वाले ये भी चाहेंगे कि हमारा लड़का रोजगार उसको मिला रहे। बाकी यहाँ पे इस सरकार में छात्रों को रोजगार मांगने पे डंडा दिया जा रहा है, लाठी दिया जा रहा है, बरगट्टा मारा जा रहा है, उनको हॉस्टल में बीच के तोड़ करके मारा जा रहा है। हमारी माताएं जो है घर पे सिलेंडर 500 रुपए कभी हुआ करता है, 400 रुपए हुआ करता है, 1000 प्लस चल रहा है। पेट्रोल कभी 50 रुपए हुआ करता है, 100 रुपए प्लस चल रहा है। कड़वा तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हुआ है। ये सब महंगाई कमर तोड़ देने वाली महंगाई है। तो इन चीजों पे लगाम लगाने के लिए आज हमने वोटिंग किया है और अपने रोजगार के लिए और सबके लिए वोटिंग किया है।
ठीक है प्रतीक्षा, ये इस तरह से लोग हैं, लोग अपने अपने मतों के साथ, अपने अपने विचारों, अपनी अपनी समस्याओं के साथ मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। जी चलिए राम, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी यहाँ तक पहुँचाई और साथ ही साथ वहाँ पर मतदाताओं ने भी बताया कि किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे उनके लिए बहुत जरूरी हैं इस बार, जहाँ युवा चुनाव में रोजगार को लेकर वोट कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से भी किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है। तमाम अपडेट लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच में वाराणसी से आप तक हमने तमाम अपडेट पहुंचाई, क्योंकि ये सीट बहुत खास है, प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है। वीआईपी सीटों की अगर बात की जाए तो वीआईपी सीटों पर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो लगातार अब तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ जब बीच में दिग्गज नेताओं की तरफ से कोई भी बयानबाजी सामने आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। इस बीच में किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया और यहाँ बाकी पार्टियों से वो कहते नजर आए हैं कि जरा ईवीएम का ध्यान रखिएगा क्योंकि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। ना हम तो मंडी में आए, यहाँ सब्जी देखेंगे 2 दिन, यहाँ क्या बिकेगी, हमने तो किसानों का 2 दिन की छुट्टी लागी हो, मंडी में तो मुझे लगे बंद रहेगी, दिखे उस दिन ये किसान सब्जी कहाँ बेचेंगे और ये करेंगे अपनी भाई वोट आठ दे रखी, उसकी गिनती ठीक करवाइयो, देखने आए यहाँ पे, दोनों चीज यही है। तो सब किस तरह की आशंका है, कुछ गड़बड़ी हो? ये जौन सी यूनिवर्सिटी है ना इनकी, वे हारे हुए को जीत कर पास कर दे, वे अपनी को निगार आ गई हो भाई, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। कुछ आधार कुछ सुना गया आपके? हाँ, पहले जिला पंचायत में उन्होंने कराया सही, क्योंकि चोरी करने वाले को रास्ता पता चलेगा, चोरी कैसे करता है वो उसी रास्ते से दोबारा आएगा, अपनी को निगाह रखियो। ये गांव वालों ने बताया हमें भी, मगर भाई जाके देखेंगे, हम तो मंडी में जाएंगे, हम तो गणना स्थल पर तो हम जाया नहीं करते, लेकिन मंडी में जरूर जाएंगे। मंडी चल रही नहीं चल रही, 3 कानूनों के बाद में क्या हाल हुआ, तो मंडी की स्थिति ठीक नहीं है। कल 7 तारीख है और आपने कहा था कि 6 बजे एक बयान देना है, मुझे कुछ संकेत देंगे किस तरह का बयान देना है कल आपको? ना हमने तो दे तो रहे ना, यही अपना निगाह रखियो, अपना भाई आ जाइयो, यही अपना 2 दिन की छुट्टी करके और अपने की वोट जिसको दी भाई उसके घर लोग को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। अपना शहर में ही आ जाएंगे लोग, अपना ट्रैक्टर लेकर आइयो, अपना रोटी लेकर आइयो, शाम को सुहाड़ी और अगले दिन चूरमा, और अपने भाई ज्ञानदेही लेकर आइयो साथ में। ज्ञानदेही क्या है जी, इसे बता दो तो। अरे भाई अपना सिर पे 4 अंगड़ ऊपर अपना कपड़ा उपड़ा बांध के आ गए, सर्दी लगे रात को, तो भी आपको बोल दो कि ज्ञानदेही नहीं ना। देखो ये है कि अपना निगाह रखियो, और तो ये है सब पुलिस फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अपनी गिनती ठीक करवाइयो, बस ये गिनती में रोड़ा करेंगे और ये कह देंगे ना सर्टिफिकेट लीजिए सुबह तो जीत गया, उसे भेज देंगे घर और देंगे किसी दूसरे को, बस इतनी निगाह रखनी। ट्रैक्टर को लेकर बयान दिया था, ट्रैक्टर अच्छा कहीं मांगोगे भाई, ट्रैक्टर तो लेकर आने पड़े, कहीं मांगोगे बैठ के, यहाँ कोई रोडवेज की सरकारी बस तो चल रही रही के गम्मू में तो वो लेकर आओगी। राकेश भाई आपने एक बयान दिया था पीछे कि 15,000 वोटों से गिनती शुरू होगी भाजपा प्रत्याशी की। हाँ, जो सरकारी कर्मचारी है उनकी वोट अपने आप ही गिर ली इन्होंने, सरकार ने। हाँ, अपने आप ही मोहर मार लगा ली, किसी ने सक्रिय सा रहेगा दूसरे ने लगा ली, नहीं तो सरकार ही लगा ले मोहर, अपने आप ही कर ले काम इतना। क्या लग रहा है, कुछ सरकार में कुछ परिवर्तन आ रहा है या सरकार परिवर्तन का तो नहीं पता, इनसे जनता नाराज सी तो लग रही है कुछ ना। हम तो मंडी में आए, यहाँ सब्जी
तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा गया और तमाम पार्टियों से कहा गया कि ईवीएम का जरा ध्यान रखें क्योंकि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं। लेकिन इस बीच में तमाम दिग्गज नेता भी अलग अलग सीटों पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, अलग अलग विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां पर बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इस बीच में संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी भी मतदान के लिए पहुंचे और वहां पर मतदान के बाद क्या कुछ कहते नजर आए हैं, जरा सुनिए। मैंने मतदान कर दिया और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वह घर से निकलें, मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक मत प्रत्येक व्यक्ति का भारत के, उत्तर प्रदेश के भाग्य का निर्माण करेगा, उनकी पीढ़ियों को सुरक्षित करेगा। अपने पीढ़ियों को सुरक्षित, संरक्षित, अच्छा भविष्य देने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें। यह मेरा पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से आग्रह है, निवेदन है। शहर दक्षिणी से क्या उम्मीद करते हैं आप? शहर दक्षिणी से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पिछली बार के तिगुनी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो कह रहे हैं हम लगातार के दिग्गजों के साख दांव पर है और आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तमाम उन वीआईपी सीटों के बारे में आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये वीआईपी सीटें इतनी वीआईपी क्यों है, ये मुकाबला कहां कहां पर किस किस पार्टी के नेताओं के बीच में हो रहा है इन वीआईपी सीटों पर, जरा ये भी आपको बता देते हैं। आजमगढ़ की अगर बात करें तो अखिलेश मिश्र गुड्डू बीजेपी से, दुर्गा प्रसाद सपा से, सुशील कुमार बीएसपी, प्रवीण कुमार सिंह कांग्रेस से। वहीं घोसी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो विजय राजभर बीजेपी से, दारा सिंह चौहान सपा से, वसीम इकबाल बीएसपी से हैं, तो वहीं प्रियंका यादव कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। जहूराबाद सीट की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर सुबह सपा से प्रत्याशी हैं, कालीचरण राजभर बीजेपी से, सैयदा शादाब फातिमा बीएसपी से, ज्ञान प्रकाश मुन्ना कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। मोहम्मदाबाद सीट की बात करें अलका राय बीजेपी से, सिबगत तुहाई अंसारी सपा से, माघवेंद्र राय बीएसपी से, डॉक्टर अरविंद राय कांग्रेस से। वाराणसी उत्तर की बात की जाए तो वाराणसी उत्तर में रविंद्र जायसवाल बीजेपी से उम्मीदवार हैं, अशफाक अहमद डब्लू सपा से, श्याम प्रकाश बीएसपी से, गुलरेना तबस्सुम कांग्रेस से। वाराणसी दक्षिण में नीलकंठ तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं किशन दीक्षित सपा के उम्मीदवार हैं, दिनेश कसोधन बीएसपी से, मुदिता कपूर कांग्रेस से। वहीं अगर बात करें वाराणसी कैंट की तो बीजेपी से सौरभ हैं, तो वहीं सपा से पूजा यादव, बीएसपी से कौशिक कुमार पांडे, राजेश मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ज्ञानपुर में विपुल दुबे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, रामकिशोर बिंद सपा से, उपेंद्र सिंह बीएसपी से, सुरेश चंद मिश्रा कांग्रेस से। मऊ की अगर बात करें, मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुबह सपा से प्रत्याशी हैं, अशोक कुमार सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, भीम राजभर बीएसपी के प्रत्याशी हैं और माधवेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम वो वीआईपी सीटें हैं जिन पर आज सबकी निगाहें रहेंगी, कड़ा मुकाबला जहां पर देखने को मिल रहा है। तो वीआईपी सीटें आपने देखी कि कहां पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला रहने वाला है, किन सीटों पर सबकी निगाहें रहने वाली है, चाहे मऊ की सदर सीट हो या फिर वाराणसी की 8 सीटें हो, तमाम इन सीटों पर सबकी निगाहें इसलिए क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर है, चाहे नेताओं की बात हो, बाकी उम्मीदवारों की बात हो या फिर मतदाताओं की बात हो। आज सबकी नजर इस बात पर कि आखिर जो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं ईवीएम में किसकी किस्मत का फैसला क्या तय करते हैं। हालांकि फैसले की घड़ी 10 मार्च को है। लगातार अपडेट आज पूरे दिन भर आपको इस चुनावी मैदान से बताते रहेंगे। कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।